Namaste, be update in your life. Today we are going to discuss zeroth law of thermodynamics. ये टॉपिक है 11th क्लास के फिजिक्स का, ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का और बीएमई का। चलिए शुरुआत करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए। उसमें पहला टर्म है थर्मोडायनेमिक्स। क्या है थर्मोडायनेमिक्स? इट इज़ एन एक्सियोमेट्रिक ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थ्योरम, दूसरा होता है एक्सियम। थ्योरम का मतलब है ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ट्रू है और जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, और एक्सियम का मतलब है जो ट्रू तो है लेकिन जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव नहीं कर सकते। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत सारे एक्सियोमेट्रिक फॉर्मूलेज आते हैं, पोस्टुलेट्स आते हैं, इसीलिए इसको कहा गया एक्सियोमेट्रिक साइंस। इट इज़ एन एक्सियोमेट्रिक ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। जो किसके साथ डील करता है कि हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है एंड वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होता है। इसके इर्द गिर्द घूमती है पूरी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स की। और अगला टर्म आता है हमारे सामने सिस्टम। क्या है सिस्टम? ये फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर और एनी रीजन इन द स्पेस विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और विच इज बीइंग एनालाइज्ड बाय ए रिसर्चर और स्टूडेंट इज नोन एज सिस्टम। कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर या पूरे स्पेस के अंदर कोई भी क्षेत्र जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जिसका पे प्रयोग किया जा रहा है, जिस पे को एनालाइज किया जा रहा है, जिस पे कोई रिसर्चर, स्टूडेंट या इंटरेस्टेड व्यक्ति जिसके बारे में जानना चाह रहा है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हीट इंजन। अगर कोई एमटेक का स्टूडेंट या बीटेक का स्टूडेंट एक हीट इंजन पे अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, या पीएचडी का स्टूडेंट टरबाइन पे अपनी पीएचडी की रिसर्च कर रहा है, तो वो बन जाएगा सिस्टम। कंडेंसर हो सकता है, पावर प्लांट हो सकता है, फर्नेस हो सकता है, ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, आपकी आई भी एक सिस्टम है, एक लीवर भी एक सिस्टम है। डिपेंड करता है, जैसे आंख का जो डॉक्टर है उसके लिए आई सिस्टम है, हड्डी के डॉक्टर के लिए पैर की हड्डी सिस्टम है। तो कोई भी चीज़ विच इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, विच इज़ बीइंग एनालाइज्ड बाय ए रिसर्चर, बाय ए डॉक्टर, बाय ए साइंटिस्ट, बाय ए स्टूडेंट इज ए सिस्टम। थर्मल इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है यदि 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 क्या है? इफ टेम्परेचर, टेम्परेचर सबसे अहम चीज है यहाँ पे, इफ टेम्परेचर सेम एवरीवेयर, यदि तापमान हर जगह समान है, कहाँ पे? सिस्टम के अंदर। विद इन द सिस्टम नो हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड द सिस्टम। और सिस्टम के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं और एक कमरे में एक जगह सिगड़ी जल रही है और आप दूसरे छोर पे बैठे हुए हैं, तो एक जगह तापमान ज़्यादा है, दूसरी जगह तापमान कम है। जैसे रसोई में आपके जब खाना बन रहा है, आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो रसोई में हीट रेडिएट हो रही है, वहाँ तापमान ज़्यादा है, और आप जिस कमरे में बैठे हुए तापमान कम है। इसका मतलब आपका घर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब हर जगह तापमान समान होगा भाई। अब हम बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with the third body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. यदि कोई दो बॉडी A और B जो आपको डायग्राम में नजर आ रही हैं वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इसका आशय क्या हुआ? यदि A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो A का तापमान C के बराबर होगा। मतलब A और C को कांटेक्ट में लाने पर उनके बीच में हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। B और C B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो B को C से टच करने पर दोनों का तापमान समान होने के कारण कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर A C के साथ और B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो भाई A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यदि A की उम्र C के बराबर है और B की उम्र भी C के बराबर है, तो A और B की उम्र भी तो आपस में बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सिंपल है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ नाम क्यों दिया गया, फर्स्ट नाम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि पहले खोज हो गई थी फर्स्ट लॉ की, फिर खोज हो गई थी सेकंड लॉ की, उसके बाद ये भाई साहब आए, लेकिन ये उनका फंडामेंटल तय करते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके सिग्निफिकेंस पे गेट में, नीट में, JEE में और बहुत सारे कंपटीशन में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जानते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ये टेम्परेचर, तापमान मापन का आधार बनता है, टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस बनता है। द जीरोथ लॉ कैन नॉट बी अज्यूम टू बी ट्रिवियल। इसे ट्रिवियल नहीं माना जा सकता है, ट्रिवियल मतलब तुच्छ नहीं माना जा सकता है।
इट इज रिक्वायर्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट और सेकंड लॉ को वैलिडेट करता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में बात होती है टेम्परेचर की, जो आप आगे देखेंगे। दिस लॉ एक्ट्स एज ए बेसिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर, ये आधार बनता है थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्शन का, विच इज रिक्वायर्ड टू मेक थर्मोडायनेमिक्स ए क्वांटिटेटिव साइंस, जिसके कारण थर्मोडायनेमिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस बन पाया है। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।